हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट पीकेबी में। आज हम लोग स्पीडी जीके को पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, ये सब सभी आते हैं। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं घोंघा और सीपी। मोलास्का के अंतर्गत घोंघा और सीपी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है तारा मछली, ब्रिटल स्टार। तारा मछली को कहीं कहीं ऑप्शन में स्टार फिश देता है, तो स्टार फिश ही मारेंगे, दोनों एक ही है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मनुष्य का पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है मुख से। जब हम लोग भोजन चबाते हैं उसी टाइम से पचना स्टार्ट होता है और लास्ट के अंत में छोटी आंत में जाके यह पूर्ण रूप से पच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। वहीं अगला प्रश्न का बात करें हम लोग, तो अगला प्रश्न हम लोग का है कि धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध। धमनी द्वारा शुद्ध और शिरा द्वारा अशुद्ध, याद रखेंगे। कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए तो जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी। यही बात करता हम लोग को कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो वसा में घुलनशील 4 विटामिन है, जो है ए, डी, के, ई। ये वसा में 4 घुलनशील विटामिन है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आगे कह रहा है सोडियम का कार्य क्या है, तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर में जो जल का संतुलन है उसे बनाने में मदद करता है सोडियम। आगे है पोटेशियम का कार्य क्या है, तो पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आगे बढ़ेंगे। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। मांसपेशी से प्रतिक्रिया करेगा ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि एनिलिडा में उत्सर्जित उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है, तो होता है नेफ्रीडिया। इसका हो जाएगा क्या, नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान क्या है, तो मूत्र का पीएच मान है 6। मूत्र का पीएच मान 6, और बहुत सारा का पीएच मान है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां किस में होती है। अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं, तो दोनों किस ग्रंथि में होते हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे अग्नाशय। कहाँ होता है, अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। आगे पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि और प्यूटिटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। आगे हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए
वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई तक वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल। कह रहा पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? कंपोस्ट होता है। आगे कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। याद रखेंगे पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इसका सही आंसर हो जाएगा। गुब्बारे को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो गुब्बारा को उड़ने के लिए हीलियम गैस का यूज किया जाता है, जिससे गुब्बारा आसमान में उड़ने लगता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का कि डीडीटी इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटनाशी। क्या हो जाएगा? कीटनाशी। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एथेनॉल के ज़्यादा हम लोग सेवन करेंगे तो यकृत प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? यकृत। कह रहा है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? वह हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो वह हम लोग का हो जाएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में आग लगने और फैलने की कम संभावना होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लौह हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पालक के पत्ता में। तो हरी सब्जी इसका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिलाएंगे कि वह गैसोहॉल बन जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे कह रहा है तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? धावक का मतलब होता है जो दौड़ता है, रेसलर। तो धावक को दिया जाता है ग्लूकोज। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। या देखते हैं हम लोग खिलाड़ी लोग को भी ग्लूकोज का ही घोल दिया जाता है जब वह मैच खेलता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। तो ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। कौन? पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है। कौन बनाता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत नहीं होता तो पराबैंगनी किरण धरती पे पहुंच जाता, जिससे मनुष्य की त्वचा कैंसर भी हो सकता था, बहुत तरह की बीमारी फैलती। आगे अंतः ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले औषधि कौन है? तो अंतः ज्वार जिसको कहते हैं टाइफाइड के लिए कौन सा दवाई प्रयोग किया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइसिटिन। तो इसका आंसर हम लोग लगा देंगे क्लोरोमाइसिटिन में। आगे कह रहा है गैस की सबसे गर्म हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ज्योतिहीन क्षेत्र। आगे कह रहा है सोना का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोना तो शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट। कितना कैरेट? 24 कैरेट। सोना का शुद्धतम रूप 24 कैरेट। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार अयस्क है पारा का। किसका अयस्क है? पारा का। आगे कह रहा शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में जैसे जनरेटर में रेडिएटर होता है तो उसके ताप को नियंत्रित कौन करता है? जनरेटर के ताप को नियंत्रित करता है रेडिएटर। तो वैसे मनुष्य के शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका की बात किया जाए जीवन काल के तो 20 से 120 दिन इसका लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण को कहते हैं आरबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में 33 हड्डी। कशेरुक दंड में कितनी हड्डी? 33। कशेरुक दंड रीढ़ की कितनी हड्डी होती है? तो 33। रीढ़ में कितना हड्डी? 33। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम है वेस्लस कैलमेट ग्यूरिन। आगे, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से। आगे, दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो दम्मा भी होता है कवक से। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया होता है कृमि, जिसको वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म। आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु की वेग दुगनी कर दी जाए तो उसकी गति कितना गुना हो जाएगी? 4 गुना। ऐसे इसका फार्मूला होता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे याद कर लेंगे कि किसी वस्तु का वेग दुगनी की जाती है तो उसका गतिज कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। आगे, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका के एक अन्य नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। आगे, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? तो पादप क्या आता है? आवृत बीजी। किसमें? आवृत बीजी। क्या हो जाएगा आंसर? आवृत बीजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। इसका अर्थ हुआ वन की ज्वाला। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरे वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। इसका अर्थ हुआ कि पतझड़ के समय में वह लाल फूल बिखेरता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। इसका आंसर हो जाएगा कवक। इसका आंसर हो जाएगा कवक। आगे कह रहा है, लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वे 2 जीव कौन कौन से हैं? तो वह है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। क्या है? कवक और शैवाल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? हम लोग याद रखेंगे एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग हम लोग देखें कि लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग होता है पुष्प के कली से। पुष्प के कली से। इस प्रश्न को अगले में देखेंगे, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।